1983 में कश्मीर में इलेक्शन होने थे। इंदिरा गांधी ने उस समय कश्मीर में बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग खुद करी थी और वो इस चीज़ से सक्षम थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सरकार कश्मीर में बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन उस समय कांग्रेस के ओपोनेंट में और अपोजिशन में एक दूसरी मूवमेंट चल रही थी जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत अग्रेसिवली तैयारी कर रही थी। वो उस समय थी फारूक अब्दुल्ला की लेड पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बहुत अग्रेसिव तैयारी से कश्मीर में गेम खेल रही थी। 1983 में जब चुनाव हुए, इस चुनाव के बाद जब इन चुनावों का परिणाम आया तो आयरॉनिकली कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन गई। इंदिरा गांधी को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पची कि किस तरीके से मेरे खुद के इतने अग्रेसिव कैंपेन के बाद भी हमारी सरकार को वहाँ पर मौका नहीं मिला। तो इंदिरा गांधी ने वहाँ पर एक नया गवर्नर भेजा, जगमोहन, और जगमोहन गवर्नर ने जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंदर इंटरफेरेंस चालू करी और इस इंटरफेरेंस के बाद इवेंचुअली एक परिस्थिति ऐसे पैदा हो गई कि सरकार वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसको वहाँ पर डिसमिस कर दिया गया और फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर कश्मीर में गवर्नर रूल लगा दिया गया। लेकिन जब ये गवर्नर रूल लगा, इसके बाद कश्मीर की जो आवाम थी वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश हुई। कश्मीर की आवाम अब ये सोच रही थी कि अब जब दोबारा से चुनाव होता है तो इस चुनाव में वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे और साथ देने के बाद वो इस पार्टी को अग्रेसिवली वापस लाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जुगलबंदी हुई और 1986 में एक अनाउंसमेंट की गई कश्मीर के अंदर, जिसमें राजीव गांधी ने और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर ये अनाउंस किया कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। ये चीज़ कश्मीर की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कश्मीर की जनता ने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिसको कांग्रेस ने हटाया था, ये सरकार आज की डेट में कांग्रेस के साथ जुड़कर दोबारा से चुनाव लड़ना चाह रही है, ये तो हमारे को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इस कॉन्टेक्स्ट में उस समय 1986 के अंदर एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। और जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, इस पार्टी ने कैंडिडेट्स खड़े करने शुरू करे। इस पार्टी को पूरे के पूरे कश्मीर की आवाम से बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने ये बात बोली कि हम कश्मीरी आइडेंटिटी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन के सामने खड़े होकर इन दोनों को हराना चाहते हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को जब लोगों का सपोर्ट मिलना चालू हुआ तो ये सपोर्ट देखकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोनों की हालत ख़राब हो गई। उनको ये लगा कि भैया ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट तो अगर इलेक्शन किसी तरीके से जीत गया तो कश्मीर में हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि भाई मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कोई एक बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, वो आम आदमी कश्मीर के थे और वो कश्मीर के वो नागरिक थे जो बेसिकली कश्मीरियत को बचाना चाहते थे। और क्योंकि कांग्रेस से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि भैया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जैसी एक नई संस्था आकर हमारे को डेसिमेट करके ख़त्म कर दे, इसीलिए 1987 में जब चुनाव हुए, इस चुनाव को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बुरी तरह से रिगिंग हुई इस चुनाव में। और इस रिगिंग के कारण अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसके फेवर में कश्मीर की आवाम ने भरपूर मात्रा में वोट किए थे, उनके सारे कैंडिडेट हार गए और एक फर्जी सी सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आ बढ़ी। और ये चीज़ जब कश्मीरी आवाम को मालूम चली तो कश्मीरी आवाम बहुत ज़्यादा निराश हुआ और इस निराशा के बाद जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोग थे, इन्होंने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान से मदद मांगनी चालू करी। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप ये देखिए कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन थी। एक राजनीतिक तौर के कारण पाकिस्तान को हमने बैठे बिठाए एक मौका और अपने हाथों से दे दिया कि आइए आप हमारे कश्मीर में इंटरफेरेंस कीजिए। जैसे ही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कैंडिडेट्स ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तान की मदद मांगनी शुरू करी, उसी समय आप याद करिए कि 1988 वो समय था जब सोवियत का जिहाद कैंपेन ख़त्म हो गया था और आईएसआई एक विक्ट्री प्राप्त कर चुकी थी अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ। अब आईएसआई ये सोच रही थी कि इस विक्ट्री के बाद अगली विक्ट्री कौन सी, और यहाँ पर उसी के प्लेटर पे पड़ा हुआ उसको एक मिठाई का इतना बड़ा टुकड़ा मिल गया जिसको खा के आईएसआई बहुत खुश हुई कि यहाँ तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वाले खुद ही उठकर हमारे पास सपोर्ट मांगने आ गए, कश्मीरी लोग खुद ही हमारा सपोर्ट मांगने आ गए। इस कॉन्टेक्स्ट में आईएसआई ने 1989 से कश्मीर में जिहाद को स्पॉन्सर करने की शुरुआत करी। अब इस जिहाद को ध्यान से समझिए। उस समय क्या हुआ कि सबसे पहली संस्था जिसका प्रयोग आईएसआई ने एक लो इंटेंसिटी से चालू करना शुरू करा, उसका नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ओरिजिन 1977 में ट्रेस किया जाता है। 1977 में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट लंदन में बनी थी। इसका लंदन में बनने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की डिमांड करते थे। ये वो कश्मीर नहीं चाहते थे जो कि एक
इस्लामिक कश्मीर हो, ये बेसिकली कश्मीरियत के ऊपर, कश्मीरी आइडेंटिटी के ऊपर, जो ना कि भारत का हिस्सा हो और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा हो, वैसे कश्मीर को चाहते थे। अब क्योंकि ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो 1977 से चल रही थी और 10 साल से इसके काफ़ी सारे प्रोमिनेंट लीडर्स कश्मीर में ऑलरेडी आ चुके थे, तो 1989 में सबसे पहले आईएसआई ने ये सोचा कि हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक ऑलरेडी प्रो इंडिपेंडेंट कश्मीर आउटफिट है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, याद रखिएगा कि वो प्रो पाकिस्तान आउटफिट नहीं था, वो प्रो इस्लामिक पाकिस्तान आउटफिट नहीं था, वो प्रो इंडिपेंडेंट आउटफिट था। तो 1989 में सबसे पहले आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का साथ लेते हुए उसको आर्म्स एमुनेशन और पैसा दिया। बारूद असले के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने लड़ाई कश्मीर के अंदर चालू करी, लेकिन आईएसआई ये चीज़ जानती थी कि हमें अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखने, यानी कि हमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ऊपर निर्भर नहीं रहना। इसी रीज़न से 1989 में लश्कर ए तैयबा का गठन किया गया। ज़फ़र इकबाल, हाफिज़ सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, इन लोगों ने जो जमात-उद-दावा और मरकाज़-उद-दावा वल इरशाद बनाया था, उसी का एक आर्म्ड विंग लश्कर ए तैयबा 1989 में क्रिएट हुआ। लश्कर ए तैयबा अहले हदीस ट्रेडिशन को बिलोंग करता है। अहले हदीस ट्रेडिशन के इस संगठन लश्कर ए तैयबा को भी कश्मीर के अंदर जाकर सपोर्ट मिला और इसको भी वहाँ जाकर ये बात बोली गई कि आप कश्मीर में जिहाद फैलाइए, आप कश्मीर में एक वायलेंट कल्चर क्रिएट कीजिए। लेकिन उस समय आईएसआई के पास लश्कर तो एक नई संगठन थी, जेकेएलएफ एक नई संगठन थी, लेकिन लश्कर के पास और साथ ही में जेकेएलएफ के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था जो पाकिस्तान की आईएसआई के थ्रू दियोबंदी ग्रुप्स को मिला था। क्योंकि 1979 में जब सोवियत अफ़गानिस्तान में आया था, तो उसके बाद आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने दियोबंदी संगठनों का प्रयोग करके, दियोबंदी संगठनों के थ्रू अफ़गानिस्तान में सोवियत के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था। तो उस समय आईएसआई के पास एक ऑप्शन ये था कि उनके पास जेकेएलएफ थी जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, लश्कर ए तैयबा उन्होंने नई नई बनाई थी जिसको उन्होंने बोला कश्मीर में जाके आप वायलेंस क्रिएट कीजिए। लेकिन इन दोनों संगठनों के सामने आईएसआई के पास दो बड़े एक्सपीरियंस्ड संगठन थे जिन्होंने सोवियत का जिहाद लड़ा था, और ये एक्सपीरियंस संगठन जो थे वो थे हरकतुल जिहाद इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन। हरकतुल जिहादुल इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन, ये दोनों के दोनों संगठन जो थे ये दियोबंदी थे, और ये दियोबंदी संगठन जो हैं ये बेसिकली एक तरीके से सोवियत जिहाद में लड़ाई कर चुके थे। तो क्योंकि ये सोवियत जिहाद में लड़ाई कर चुके थे, तो अब ऑब्जेक्टिव आईएसआई का ये था कि इन दोनों में से दोनों संगठनों को, जिनके पास एक्सपीरियंस है, इनको भी कश्मीर भेजा जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समस्या सबसे बड़ी ये थी कि जो हरकतुल मुजाहिदीन था और हरकतुल जिहादुल इस्लामी था, HUM और हुजी, ये दोनों दियोबंदी संगठन बेसिकली जमात उलेमा इस्लामी के साथ जुड़े हुए थे। जमात उलेमा इस्लामी जो है वो बेसिकली दियोबंदीज़ की पॉलिटिकल पार्टी थी। तो हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहादुल इस्लामी के जो लोग, जमातुल इस्लामी जो कि पाकिस्तान में दियोबंदी पॉलिटिकल पार्टी थी, क्योंकि ये लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो जमात उलेमा इस्लामी का जितना भी काडर था, पॉलिटिकल पार्टी का काडर, उस काडर को हरकतुल जिहाद इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन में डाला गया। अब जब हरकतुल मुजाहिदीन में और हरकतुल जिहादुल इस्लामी में जमातुल इस्लामी के बेसिकली काडर को डाला गया, तो वो लोग आईएसआई पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं हुए। उन्होंने अपना ही मैन पावर यूज़ किया, कश्मीर में जाके लड़ाई ज़रूर चालू करी। आईएसआई ने उस लड़ाई के लिए हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी को पैसा और असला ज़रूर दिया, लेकिन आईएसआई बड़ी घबराई हुई थी। आईएसआई को ये लग रहा था कि भाई हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहादुल इस्लामी के जो लोग हैं, जो कश्मीर में लड़ रहे हैं, ये पैसा हमसे ले रहे हैं, ये सपोर्ट हमसे ले रहे हैं, लेकिन ये मैन पावर अपनी लेके आते हैं, और ये मैन पावर जब अपनी लेके आते हैं तो ये मैन पावर के थ्रू जो कश्मीर में ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो भी आईएसआई के हैंडलर्स के थ्रू नहीं सुनते, वो अपनी हैंडलर्स के थ्रू ही अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। अब आईएसआई इस चीज़ से बड़ी खटकती थी, तो आईएसआई ने क्या करने की कोशिश करी कि 1993 में हरकतुल जिहादुल इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, दोनों दियोबंदी संगठनों से कुछ ना कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश करी। अब इन दोनों संगठनों से जब उसने थोड़े थोड़े लोगों को तोड़ने की कोशिश करी, तो 1993 में आईएसआई ने हरकतुल मुजाहिदीन के चंद लोगों को निकाला, हरकतुल जिहादुल इस्लामी के चंद लोगों को निकाला, और एक हरकतुल अंसार नाम की एक संगठन बना दिया। और इस हरकतुल अंसार को उन्होंने उठाकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप जो है बेसिकली
कश्मीर में जाकर जिहाद कीजिए। अच्छा, अब हरकतुल अंसार चाहे बनाई आईएसआई ने हो, लेकिन भूलिएगा मत कि हरकतुल अंसार में जो लोग थे वो आफ्टर ऑल थे तो दियोबंदी थी, वो थे तो वही लोग जो बेसिकली हरकतुल मुजाहिदीन हरकतुल जिहादुल इस्लामी के पार्ट थे। तो हरकतुल अंसार तो एक छोटी सी संस्था थी। हरकतुल अंसार का भी जो मेजर मैन पावर फिर जब आने लगा लार्जर लेवल पे, तो वो लार्जर लेवल पे भी जो मैन पावर आया वो भी इवेंचुअली फिर जमातुल उलेमा इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी दियोबंदी की थी वहीं से आने लगा। अब आईएसआई को एक चीज़ तो समझ आ गई कि भैया हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी दौरान आईएसआई ने एक काम और भी किया। आईएसआई ने पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी नाम का भी एक ग्रुप था, उस जमात इस्लामी के थ्रू उसने एक और आतंकवादी संगठन पैदा करवाया और वो आतंकवादी संगठन का नाम रखा हिजबुल मुजाहिदीन। अब देखिए, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले जेकेएलएफ का प्रयोग किया। जेकेएलएफ के प्रयोग के बाद उसने लश्कर तैयबा को क्रिएट किया। लश्कर तैयबा के बाद उसने दियोबंदी ग्रुप्स को लेके आए। उन दियोबंदी ग्रुप्स को जब वो लेके आए तो उसमें हरकतुल मुजाहिदीन हरकतुल जिहाद इस्लामी आए। ये दोनों संगठन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जमात उलेमा इस्लामी जो दियोबंदी पार्टी थी उससे जुड़े हुए थे। तो जमात उलेमा इस्लामी जो दियोबंदी पार्टी थी, जिसके दो दियोबंदी टेररिस्ट ग्रुप थे जो कि अफगान सोवियत जिहाद लड़ चुके थे, हरकतुल मुजाहिदीन हरकतुल जिहाद इस्लामी में वो लोग आए। इसके साथ साथ क्योंकि ये लोग बेसिकली आईएसआई के हैंडलर्स की बात ज़्यादा नहीं सुनते थे, तो आईएसआई ने चंद लोगों को हरकतुल जिहाद इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन से तोड़कर हरकतुल अंसार में डाला। हरकतुल अंसार में इनको डालने के बाद जब आईएसआई ने देखा कि हरकतुल अंसार जो है ये भी जमात उलेमा इस्लामी से ही अभी भी मैन पावर ले रही है, तो उस समय एक और पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जो थी जमात इस्लामी, उसका प्रयोग करके इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन बनवाई और हिजबुल मुजाहिदीन को बोला कि आप भी जाकर कश्मीर में आतंकवादी हरकतें करिए। समस्या कहाँ आई? समस्या सबसे बड़ी ये आई कि सारे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो ये तंजीम और टेररिस्ट ग्रुप थे कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ाई तो कर रहे थे। इनका सबका मोटो सेम था कि कश्मीर को तोड़ के पाकिस्तान के साथ मर्ज किया जाए। लेकिन इन सारों में से जो एक संगठन था जेकेएलएफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मर्जर नहीं चाहता था। अब ये चीज़ आईएसआई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। आईएसआई ने बार बार जेकेएलएफ को बोला कि देखिए, आप सबसे पुराने संगठन हैं, हम आपको बड़े टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना पॉलिसी स्टैंड बदलना होगा। आपको कश्मीर में प्रो इंडिपेंडेंट कश्मीर के बजाय प्रो पाकिस्तान कश्मीर बोलना होगा। जेकेएलएफ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो 1977 से जो है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक प्रो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं जो कि ना पाकिस्तान के साथ हो ना हिंदुस्तान के साथ हो। तो इस पॉलिसी स्टैंड पे जब जेकेएलएफ अड़ा रहा तो 1993 से आईएसआई ने ये सोच लिया कि हमने जो जमात इस्लामी के थ्रू हिजबुल मुजाहिदीन बनवाई है, हमें हिजबुल मुजाहिदीन का प्रयोग करके पहले तो उनको बोलना पड़ेगा कि आप जेकेएलएफ को हटाओ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 1993 के ऑनवर्ड्स कश्मीर के अंदर जब लश्कर तैयबा, कश्मीर के अंदर हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, उस समय हरकतुल जिहाद इस्लामी, लश्कर तैयबा, जब ये सारे ग्रुप लड़ रहे थे तो उसी समय हिजबुल मुजाहिदीन के लोग कश्मीर में लड़ने के साथ साथ एक एड ऑन काम ये भी कर रहे थे कि वो जेकेएलएफ को भी टारगेट कर रहे थे। आईएसआई ने धीरे धीरे जेकेएलएफ से सपोर्ट हटाना चालू करा। जैसे ही उसने जेकेएलएफ से सपोर्ट हटाया और उसने उठा के वो सपोर्ट हिजबुल मुजाहिदीन को दिया और बोला कि भाई हिजबुल मुजाहिदीन के लड़कों को कि आप जेकेएलएफ को निपटाइए, तो जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में भी लड़ाई चालू हो गई। और जब ये लड़ाई चलती रही धीरे धीरे 1995 तक, 1995 तक जेकेएलएफ का पूरा सफाया हो गया। और जब जेकेएलएफ का सफाया हो गया तो अब जितने भी संगठन बचे थे, चाहे वो हरकतुल अंसार हो, हरकतुल मुजाहिदीन हो, हरकतुल जिहाद इस्लामी हो, या फिर आपका उस समय लश्कर तैयबा हो और या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये सारे के सारे ग्रुप्स जो थे ये केवल और केवल प्रो पाकिस्तान कश्मीर की डिमांड कर रहे थे। अब आईएसआई ने दो कार्य और करे। आईएसआई ने इन सारे संगठनों को एक यूनिफाइड एजेंसी के अंदर डाल दिया और वो यूनिफाइड एजेंसी का नाम रखा यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। तो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंडर आ गए आपके हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, उसके साथ साथ हिजबुल मुजाहिदीन, उसके साथ साथ लश्कर तैयबा, ये सारे संगठन एक जगह आ गए। इसके साथ साथ उस समय आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने
एक पॉलिटिकल फ्रंट भी क्रिएट करा कश्मीर के अंदर और उसका नाम रखा ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, उस यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंदर ये सारे विभिन्न प्रकार के टेररिस्ट ग्रुप्स, इनके थ्रू आईएसआई ने पूरा का पूरा एजेंडा अपना कश्मीर में चलाना चालू किया। लेकिन लगभग 1998-99 तक आईएसआई ऑफ पाकिस्तान को एक चीज़ समझ आ गई। उसको ये चीज़ समझ आई कि भाई जमाते इस्लामी का ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन, छोटा सा ग्रुप है, अच्छा काम कर रहा है। दूसरा ग्रुप है अहले हदीस ट्रेडिशन का लश्कर ए तैयबा, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दोनों ग्रुप छोटे हैं। समस्या ये है कि जो सबसे बड़े संगठन कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं वो हैं सारे दियोबंदी संगठन, और ये दियोबंदी संगठन है हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद इस्लामी, और ये जमात उलेमा इस्लामी से जुड़े हुए हैं। तो जब पाकिस्तान ने ये चीज़ को देखा, आईएसआई ने ये चीज़ को देखा कि भाई ये दियोबंदी संगठन जो हैं ये मेरी सुनते नहीं हैं और ये मेरी बात को मानते नहीं हैं, तो ग्रेजुअली 98-99 से आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने इन दियोबंदी संगठनों के साथ अपना सपोर्ट घटाना चालू कर दिया। और वो सपोर्ट इसलिए घटाना चालू कर दिया क्योंकि अब आईएसआई को ये समझ आ गया कि हम दियोबंदी संगठनों के ऊपर अपनी निर्भरता नहीं रख सकते। यदि हमें कश्मीर में ऑपरेशंस करने हैं तो हमें हिजबुल मुजाहिदीन को प्रमोट करना पड़ेगा और लश्कर को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन जमात इस्लामी से जुड़ी है, दियोबंदी नहीं है, और लश्कर ए तैयबा अहले हदीस से जुड़ी है। पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग प्रकार के मसलक्स हैं, यानी कि स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ इस्लाम है, उसमें 50% पाकिस्तानी आज की डेट में बरेलवी इस्लाम में मानते हैं, 20% पाकिस्तानी दियोबंदी इस्लाम में मानते हैं। इसके साथ साथ 18% पाकिस्तान में शिया मुसलमान हैं, 2% अहमदिया हैं और साथ ही में 2% इस्माइली हैं। अहमदिया, इस्माइली और शिया मिलाकर 22% हैं, दियोबंदी 20% हैं और लगभग 50% के आसपास पाकिस्तान में बरेलवीज हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए, पाकिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4% मुसलमान अहले हदीस ट्रेडिशन के हैं और लश्कर ए तैयबा अहले हदीस फॉलोअरशिप है। पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि हमें अब सारा का सारा गेम लश्कर के थ्रू खेलना होगा। लश्कर के थ्रू इसलिए खेलना होगा क्योंकि लश्कर जो है वो 4% पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। वो पॉपुलेशन को बिलोंग करती है जिसका पूरा पाकिस्तान की डेमोग्राफी में केवल 4% का स्टेक है। इसका मतलब ये है कि आईएसआई को ये चीज़ समझ आई कि यदि हमने अगर लश्कर ए तैयबा का सपोर्ट किया तो क्योंकि लश्कर ए तैयबा अहले हदीस ट्रेडिशन की है और अहले हदीस जो है वो केवल 4% है, तो वो भरपूर मात्रा में अपने लड़कों की भर्ती अगर मान लीजिए लश्कर ए तैयबा में करते भी हैं तो उनकी निर्भरता आईएसआई पे बनी रहेगी। ये चीज़ दियोबंदी ग्रुप्स की नहीं थी। और अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो मैंने ये चीज़ आपको समझाई कि दियोबंदी संगठन जो है आईएसआई से सिर्फ पैसा लेते थे, पर आईएसआई हैंडलर्स के बेसिस पे ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं करते थे। अपना काडर भी जो है जमात उलेमा इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी से लेके आते थे। तो इस केस में 1999 तक जो पाकिस्तान का टेररिस्ट लैंडस्केप था कश्मीर के अंदर, आरएनएडब्ल्यू ने ये चीज़ को एनालाइज किया कि भैया अब धीरे धीरे बदलाव ये हो रहा है कि 1998-99 से हमने देखना शुरू करा कि सारे के सारे एग्स पाकिस्तान ने अपने अहले हदीस बास्केट में रखने शुरू कर दिए। उसने हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहाद इस्लामी को अपना सपोर्ट देना कम करके धीरे धीरे बंद कर दिया और सारा का सारा सपोर्ट हिजबुल मुजाहिदीन, जमात इस्लामी को दिया और साथ ही साथ सारा सपोर्ट जो है उसने अहले हदीस के लश्कर ए तैयबा जमात उद दावा को दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में 2001 के बाद की परिस्थिति ऐसी हो गई कि लश्कर ए तैयबा का इमरजेंस एक पावरफुल इमरजेंस हो गया। और जब हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहाद इस्लामी का सपोर्ट धीरे धीरे घटा, इस सपोर्ट घटने के बाद जो दियोबंदी ग्रुप्स का पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सरशिप होके कश्मीर में टेररिज्म का गेम चल रहा था वो एलिमिनेट होता गया। और जैसे जैसे वो एलिमिनेट हुआ, इसकी वजह से अहले हदीस का ट्रेडिशन जो है पाकिस्तान में डोमिनेंट, जो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में डोमिनेंट हुआ। और क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले के भी कई वीडियोस में बोली है इसी सीरीज़ के कि अहले हदीस ट्रेडिशन जो है अरबिक ट्रेडिशन सऊदी अरब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी रखता है। इस कारण से वो मानते हैं कि सिर्फ कुरान और हादिस को ही हम फॉलो करेंगे। इसी रीज़न से पाकिस्तान को दो फ़ायदे दिखे
कि एक, क्योंकि अहले हदीस एक छोटा मसलक है तो आईएसआई पे लश्कर तैयबा की निर्भरता हमेशा रहेगी और वो कभी भी लश्कर के हैंडलर्स, जो आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं, वो लश्कर के हैंडलर्स और आईएसआई के हैंडलर्स एक तरीके का गेम खेलेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनको ये समझ आया कि कल को लेटर ऑन सऊदी अरेबिया का वहाबी स्ट्रैंड ऑफ इस्लाम जो है, ये वहाबी स्ट्रैंड ऑफ इस्लाम को हम लोग लश्कर तैयबा के थ्रू कश्मीर में प्रोपोगेट कर पाएंगे। इसी रीज़न से 2001-2 के बाद कश्मीर के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी देखते हैं जो RNAW ने बताया कि एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कश्मीर की सोसाइटी को वहाबाइज करने के लिए, कश्मीर की सोसाइटी को वहाबिज़म में बदलने के लिए, क्योंकि कश्मीर सूफिज़म में बिलीव करता है। तो सूफिज़म का इरोजन करके वहाबिज़म की एंट्री लश्कर तैयबा अहले हदीस के थ्रू, अब आप गेम को धीरे धीरे यहाँ पर पूरा क्लियर समझ पाए होंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो के बाद अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि किस तरीके से आईएसआई ने अपने सारे पत्ते खेलते हुए इवेंचुअल जो पत्ता खेला वो यही था कि हम लश्कर को ही सपोर्ट करेंगे। और लश्कर को आज की डेट में पाकिस्तान ने अपना एक एक्सटेंशन आर्म बना के एक्सटर्नल विंग फॉर ऑपरेशंस एज प्रॉक्सी वॉर बना के रख लिया है। तो इस वीडियो के बाद अब आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।